रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो बड़ी अहम खबरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और पहली खबर में आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि हुकूमत के खिलाफ अपनी तहरीक को कामयाब बनाने के लिए पीडीएम ने अपनी हिकमत अमली को तब्दील किया है। फैसला ये किया गया है, तय ये पाया है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अब रियासती इदारों और कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान के नाम नहीं लिए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब का नाम नहीं लिया जाएगा। DGISI जनरल फैज हमीद साहब का नाम भी नहीं लिया जाएगा। चाहे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही क्यों ना हो, अगर वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से तकरीर करेंगे, खिताब करेंगे, तो नवाज शरीफ अपनी उस तकरीर में आर्मी चीफ का नाम भी नहीं लेंगे और DGISI का नाम भी नहीं लेंगे। इस फैसले की वजह क्या बनी है और इस फैसले का इतलाक कब से होगा, ये सारी तफसीलात इसी खबर में आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और दूसरी खबर में हम बात करेंगे शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ के दरमियान जो आखिरी मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या तय पाया है, मुज़ाकरात के हवाले से किन चीज़ों पर गौर किया गया है, मुज़ाकरात अगर करने हैं तो किसके साथ करने हैं, हुकूमत के साथ करने हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ करने हैं। इस खबर की तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। एक तीसरी खबर भी हमारे पास है वकला गर्दी के हवाले से, वकला की बदतमीज़ी के हवाले से, जिसकी वजह से आज पत्तोकी की जो मातहत अदलिया है वहाँ की अदालतों पे ताले लग गए हैं। मातहत अदलिया के 10 जज साहबान जो है वो रुखसत पे चले गए हैं। अगर हमारे पास वक्त बचा तो इस खबर पर भी आप नाज़रीन को अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हुकूमत के खिलाफ अपनी तहरीक को कामयाब बनाने के लिए पीडीएम ने अपनी हिकमत अमली को क्यों तब्दील किया है और क्यों यह फैसला किया गया है कि अब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से रियासती और कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान के नाम नहीं लिए जाएंगे। नाज़रीन, इस खबर की तफसीलात बताने से पहले मैं थोड़ा सा आप नाज़रीन को पस मंज़र बयान करना चाहूँगा। 20 सितंबर 2020 को जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस्लामाबाद के मैरियट होटल में 11 सियासी जमातों की आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। सारा दिन ये आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस चलती रही। 9 बजे के बाद एक रेजोल्यूशन पास किया गया, एक डिक्लेरेशन जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया था कि हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की ये 11 सियासी जमातें मिलकर अब एक तहरीक चलाएंगी। जलसों का एक शेड्यूल जो है बताया गया था, जिसमें ये नहीं बताया गया था कि इन जलसों में आर्मी चीफ का नाम लिया जाएगा, DGISI जनरल फैज हमीद साहब का नाम लिया जाएगा। अगर बात की गई थी डिक्लेरेशन में या रेजोल्यूशन में तो सिर्फ इस हद तक बात की गई थी और वो बात थी आसिम सलीम बाजवा साहब के असासों के हवाले से। उस डिक्लेरेशन में इस बात का मुतालबा किया गया था कि आसिम सलीम बाजवा साहब के असासों के हवाले से तहकीकात होनी चाहिए और उनके मुस्तफ़ी होने का मुतालबा भी किया गया था। इससे हटके उस डिक्लेरेशन और रेजोल्यूशन में ऐसी कोई बात नहीं की गई थी कि जब जलसे मुनक़िद किए जाएंगे पीडीएम के प्लेटफॉर्म से तो उसमें कोई भी सियासी जमात का जो सरबराह होगा, रहनुमा होगा, वो आर्मी चीफ का नाम लेगा, DGISI का नाम लेगा। ऐसी कोई बात जो है वो APC में तय नहीं की गई थी। लेकिन जब गुजरांवाला का पहला जलसा हुआ, आप नाज़रीन ने देखा कि किस तरह से नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ का नाम लिया, DGISI जनरल फैज हमीद का नाम लिया और फिर कराची के जलसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद अफोर्ड नहीं कर सकती थी, नवाज शरीफ को खिताब करने की इजाज़त नहीं दी गई। उसकी कोई और भी दूसरी वजह हो सकती है, लेकिन कोयटा के जलसे में जब नवाज शरीफ ने फिर एक बार खिताब किया तो एक मरतबा फिर नवाज शरीफ ने वहाँ पर आर्मी चीफ का नाम भी लिया और DGISI का नाम भी लिया। ये सारी जब बहस चल निकली, नवाज शरीफ के बयानिए के हवाले से जब रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ तो पीडीएम के अंदर भी एक बहस का आगाज़ हुआ और ये बातें की गई कि जो APC का जो एलामिया था, जो डिक्लेरेशन था, जो रेजोल्यूशन थी या जो डिस्कशन की गई थी, उसमें किसी जगह पर यह तय नहीं पाया था तमाम सियासी जमातों के दरमियान कि आर्मी चीफ का नाम लिया जाएगा, DGISI का नाम लिया जाएगा, बल्कि ये भी इंटरनली डिस्कशन होती रही कि अगर नाम लेना है तो फिर एक नया पीडीएम का इजलास बुलाया जाए। नए पीडीएम के इजलास में मुतफिका तौर पर यह फैसला किया जाए कि अगर इन दोनों शख्सियात का रियासती इदारों के सरबराहान का नाम लेना है तो फिर तमाम सियासी जमातों को लेना चाहिए, तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को लेना चाहिए। लेकिन अगर यह फैसला नहीं होता तो फिर किसी को भी उसका नाम नहीं लेना चाहिए। जिस तरह से डिक्लेरेशन पास किया गया है, जिस तरह से रेजोल्यूशन पास की गई है, उसके मुताबिक ही हमें पीडीएम की तहरीक को आगे लेके चलना चाहिए। इस बात पे भी डिस्कस किया गया कि अगर इसी तरह से रियासती इदारों के सरबराहान के नाम लिए जाते रहे तो इसका फ़ायदा नहीं होगा पीडीएम की तहरीक को, बल्कि हुकूमत को फ़ायदा पहुंचेगा और पीडीएम की तहरीक को इस बयानिए से, नवाज शरीफ के इस बयानिए से उल्टा नुकसान पहुंचेगा। तो अब ज़राए की जानिब से यह बता दिया गया है, शाकिर सोलंकी साहब ने भी बड़ी डिटेल से इस पर वीडियो की है, जिसमें यह बताया गया है कि अब नवाज शरीफ को कन्वे कर दिया गया है कि पीडीएम का अगर कोई जलसा होगा
خاص طور پہ انہیں یہ بتایا گیا ہے، جو الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ جو میثاق پاکستان جس کے نکات طے کر لیے گئے ہیں، جب یہ نکات میثاق پاکستان کے طے کر لیے جائیں گے، ایک ڈاکومنٹس کی شکل میثاق پاکستان کو دے دی جائے گی اور تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما اس ڈاکومنٹ پر اپنے دستخط کر دیں گے، تو اس کے بعد کسی بھی پی ڈی ایم کے جلسے سے یا پلیٹ فارم سے اگر کوئی بھی رہنما خطاب کرے گا، چاہے وہ نواز شریف کیوں نہ ہو، ریاستی اور قومی سلامتی کے اداروں کے سربراہان کے نام نہیں لیے جائیں گے۔ نواز شریف کو یہ بھی کنوے کر دیا گیا ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم آپ کے بیانیے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، اس کا الٹا تمام سیاسی جماعتوں کو، پی ڈی ایم کے اس پلیٹ فارم کو نقصان پہنچے گا۔ اگر آپ نے اپنی سیاسی جماعت کے بیانیے کے طور پر یہ بیانیہ ایڈاپٹ کرنا ہے، قومی سلامتی کے اداروں کو، ریاستی اداروں کے سربراہان کے نام لینے ہیں، تو اگر آپ کی مسلم لیگ نواز کا کوئی اجلاس ہوتا ہے، کوئی پلیٹ فارم یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹیز کی جاتی ہے، کوئی تقریب کی جاتی ہے، تو وہاں پر آپ اپنا بیانیہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن اب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اس قسم کی تقریروں کی ریاستی اداروں کے سربراہان کے نام لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن ڈیڈ لائن کیا ہے وہ بھی آپ ناظرین کو بتا دی ہے کہ جب میثاق پاکستان کا مسودہ فائنل ہو جائے گا، اس کے بعد یہ فائنل ہوگا کہ اب ریاستی اداروں کے نام نہیں لیے جائیں گے۔ یہ بڑی اہم خبر ہے جو آپ ناظرین کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے۔ دوسری خبر پر ہم گفتگو کر لیتے ہیں کہ جو شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز شریف کے درمیان جو آخری ملاقات ہوئی ہے، شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف جو پیرول پہ انہیں حکومت پنجاب کی جانب سے رہا کیا گیا تھا، پھر ایک روز کی اس میں ایکسٹینشن دے دی گئی تھی، اب وہ اپنی دوبارہ جیل میں جا چکے ہیں، وہاں پر موجود ہیں، لیکن یہ ملاقات ان کی جیل جانے سے پہلے ہوئی تھی۔ اس میں مریم نواز بھی موجود تھی جیسے میں نے آپ ناظرین کو بتایا ہے۔ تو اس اجلاس میں، ٹرائیکا کے اس میٹنگ میں جو لانگ مارچ ہے، جو پی ڈی ایم نے اعلان کر رکھا ہے کہ جنوری میں ہم لانگ مارچ لے کر آئیں گے اسلام آباد میں، یہاں پر دھرنا دیں گے، گو کہ اس لانگ مارچ کی تاریخوں کے حوالے سے بھی اب بہت زیادہ چہم گوئیاں کی جا رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ شاید یہ اب لانگ مارچ جو ہے وہ فروری کے مڈ کے بعد جو ہے وہ لایا جائے گا، لیکن اس میٹنگ میں لانگ مارچ کرنے پہ اتفاق کیا گیا ہے کہ اگر پی ڈی ایم کی جماعتیں جلسے جلوس کرنے کے بعد 13 دسمبر کے لاہور کے جلسوں کے بعد انہیں اگر کامیابی نہیں ملتی تو پھر لانگ مارچ پہ اتفاق کیا گیا ہے حمزہ شہباز شریف اور مریم نواز کے درمیان کہ اگر یہ لانگ مارچ نکلتا ہے تو مسلم لیگ نواز بھی اس میں حصہ لے گی، اس لانگ مارچ میں شامل ہوگی۔ جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو مذاکرات کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا گیا ہے کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو کس سے کرنے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنے ہیں یا حکومت کے ساتھ کرنے ہیں، لیکن شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی آپ حکمت عملی لے کر چلتے ہیں، اپنی حکمت عملی کے مطابق آپ اپنے جلسے کریں، آپ اپنی ریلیاں کریں، مسلم لیگ نواز اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں ریلیوں کے حوالے سے، جلسوں کے حوالے سے جاری رکھیں، لیکن بیانیہ جو ہے وہ اتنا سخت نہ رکھیں۔ ونڈو جو ہے وہ مذاکرات کی کھلی رہنی چاہیے، چاہے وہ حکومت کے ساتھ ہو، خاص طور پر اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے کوئی چیز آگے بڑھتی ہے تو اس اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہیے۔ تو یہ شہباز شریف مشورہ دیکھے گئے ہیں کہ مذاکرات کے حوالے سے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، جبکہ اسی میٹنگ میں استعفوں کے حوالے سے بھی غور کیا گیا کہ اگر استعفے دینے پڑتے ہیں، جلسے جلوسوں سے اگر بات نہیں بنتی تو پھر استعفوں کا آپشن کس طرح سے استعمال ہونا چاہیے۔ ذرائع کی جانب سے جو بتایا گیا ہے کہ اس ملاقات میں جو استعفوں کا معاملہ ڈسکس کیا گیا ہے، اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ جب 13 دسمبر کا لاہور کا مسلم لیگ نواز کا جلسہ ہوگا تو استعفے دینے کے حوالے سے مسلم لیگ نواز جو ہے لاہور کے 13 دسمبر کے مینار پاکستان کے جلسے پر کوئی بڑا اہم اعلان کر سکتی ہے۔ تو یہ ناظرین آج کی ہماری دو خبریں جس کی تفصیلات میں نے آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تیسری خبر کے حوالے سے آپ ناظرین کو میں آگاہ کر دیتا ہوں کہ تیسری خبر کیا ہے، پتوکی میں کیا واقعہ پیش آیا۔ ناظرین یہ 10 جج صاحبان ہیں پتوکی کے جو رخصت پہ چلے گئے ہیں، جنہوں نے درخواست دی ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج قصور کو، اور یہ 4 دسمبر 2020 کو درخواست دی گئی تھی، اور جو جج صاحبان ہیں ان کے نام بھی میں آپ ناظرین کو بتا دیتا ہوں۔ چودھری فرق حسین صاحب ہیں، محمد اشفاق صاحب ہیں، طارق مقصود صاحب ہیں، یہ 3 ایڈیشنل اینڈ سیشن ججز ہیں پتوکی کے۔ خالد محمود وڑائی صاحب ہیں، مہتاب حسین شاہ صاحب ہیں، مجاہد کریم صاحب ہیں، شمروز افتخار صاحب ہیں، اور یہ سول ججز ہیں، اور یہ 4 ججز ہیں۔ اسی طرح سے 3 خواتین جج بھی شامل ہیں، ارم علی ملک ہیں جس میں محجبین صاحبہ شامل ہیں، اسما رشید صاحبہ شامل ہیں، اور یہ 3 سول جج ہیں۔ مجموعی طور پر 10 ججز کی جانب سے مشترکہ طور پر رخصت کی درخواست ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج قصور کو دی گئی ہے، اور وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ 2 دسمبر کو جو جج صاحب ہیں ایڈیشنل سیشن جج فرق حسین صاحب، ان کی جانب سے ایک اجلاس بلایا گیا سول ججز کا، جس میں جو کیسز کی جو پینڈنسی ہے اور جو حکومت کی جانب سے نیا سول پروسیجر کوڈ جاری کیا گیا ہے جو اس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے،
उस पर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से इजलास बुलाया गया था 2 दिसंबर को 1 बजे। लेकिन जब यह इजलास जारी था 1:50 पर यह बताया गया कि जो सदर तहसील बार हैं पत्तोकी के मुदस्सिर नईम भट्टी साहब, उनकी जानिब से उन्होंने शराब पी रखी थी। वो सिविल जज माजबीन साहबा की अदालत में गए। इसी तरह से वो खालिद महमूद वड़ाई साहब की अदालत में भी गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की। वहाँ पर उनकी जानिब से धमकियाँ दी गई, फिल्थी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया और इसकी फिर सीसीटीवी फुटेज मंगवा कर जब देखा गया तो ये सारी चीज़ें उसमें वाजे हो गई कि ये जो वकील साहब थे मुदस्सिर नईम भट्टी साहब, इन्होंने जज साहबान के हवाले से बड़ी घटिया किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की, अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की और धमकियाँ भी दी गई। 4 दिसंबर को ये फुटेज देखी गई थी, सीसीटीवी फुटेज बुलाकर लैपटॉप पे देखी गई और 4 दिसंबर को जो सीनियर जज साहब थे फरक हुसैन साहब, जो कि पतोकी के जज साहबान के वहाँ पर हेड हैं, उनकी जानिब से पतोकी की तहसील बार है उसके जो सीनियर मेंबरान हैं उन्हें बुलाया गया। ये सारी चीज़ें उन्हें दिखाई गई, सीसीटीवी फुटेज भी उन्हें दिखाई गई। तो बार के जो सीनियर जो मेंबरान आए थे उनकी जानिब से ऑरली जो है वो मजम्मत की गई इस वाक़े की, लेकिन तहरीरी तौर पर इस वाक़े पर कोई एक्शन लेने के हवाले से बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से किसी किस्म की कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई। जिसके बाद जो जज साहबान है जिनका मैंने आपको नाम बताए हैं, इनकी जानिब से कहा गया है कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि इस तरह के वाक़यात जो है वो रोज़ होते हैं और इस हवाले से पहले भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है उन्हें एक सीक्रेट रिपोर्ट भी भिजवाई गई थी और ये बताया गया है इन जज साहबान की जानिब से कि इस किस्म के ट्रबलसम और डिस्ग्रेसफुल माहौल में, एनवायरनमेंट में वो काम नहीं करना चाहते और 10 रोज़ की ये रुख्सत की दरख्वास्त दी गई है विद इमीडिएट इफेक्ट 5 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक। और 15 दिसंबर के बाद नाज़रीन अदालतों में क्योंकि तातीलात का आगाज़ हो जाता है, जुडिशल वोकेशन शुरू हो जाती हैं, तो ये तकरीबन 1 महीने तक जो पत्तोकी की जो अदालतें हैं मातहत अदलिया की, आप कह सकते हैं कि उन्हें ताले पड़ गए हैं। आज लाहौर के एक वकील की जानिब से ये दरख्वास्त जो मुश्तरका तौर पर जज साहबान की जानिब से लिखी गई थी उसका मुझे व्हाट्सएप भिजवाया गया, जिसकी तफसील पढ़ के मैं हैरान हुआ कि किस तरह के वकला हैं, किस तरह की काली भेड़े वकला बरादरी में मौजूद हैं जो ऐसे वकला की बदनामी का बायस बनते हैं, जो वेल मैनर्ड भी हैं, जो इंसाफ की फराहमी में अपना किरदार भी अदा करते हैं। लेकिन इस किस्म के वकला ना सिर्फ इंसाफ की फराहमी में रुकावट बनते हैं बल्कि अदालती निज़ाम के हवाले से भी बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात पैदा करते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम है नाज़रीन, इस तरह के जो काली भेड़े हैं ये इतनी ताकतवर होती हैं कि इनके सामने वकला तंजीमें के जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं, सीनियर मेंबरान होते हैं, वो भी बेबस हो जाते हैं। तो इसका वकला बरादरी को खुद से कोई हल निकालना चाहिए ताकि जो इंसाफ की फराहमी का जो एक सिलसिला है ये भी ख़राब नहीं होना चाहिए, ये भी मुनक़ता नहीं होना चाहिए और जो जुडिशल अफसरान की जो एक डिग्निटी होती है वो भी बरकरार रहे, अदलिया की डिग्निटी भी बरकरार रहनी चाहिए। तो ये नाज़रीन आज की हमारी 3 खबरें जिसकी तफसीलात मैंने आप नाज़रीन के साथ शेयर की। अगली वीडियो में किसी नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।